हेलो एवरीवन। हमारी जो टॉपिक है पैरामेट्रिक टेस्ट उसको हम कंटिन्यू करते हैं आज। इससे पहले हमने जेड टेस्ट के बारे में पढ़ा था और नॉर्मल जो भी हैं कि हमारे टेस्ट क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट उस वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं इसमें टी टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट। टी टेस्ट जो होता है हमारा, ये स्मॉल सैंपल टेस्ट है। मतलब जब आपका सैंपल साइज कम हो, 30 से कम हो यूजुअली, तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। जब ज़्यादा होगा तब हमें जेड टेस्ट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले ये डिज़ाइन किया था WS गॉसेट ने, जिनका जो प्यार से हम नाम बोलते हैं वो स्टूडेंट था, तो इसीलिए उनके नाम के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स टेस्ट बोला जाता है इसको। ये क्या है, स्मॉल सैंपल टेस्ट, जैसा हमने बोला, ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टी टेस्ट की वैल्यू क्या होती है, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स ऑफ सैंपल टू द स्टैंडर्ड एरर गिव द टी वैल्यू। अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि क्या फॉर्मूला है इसका। तो टी वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हमें बताया। और गॉसेट की जो ये रेशियो है, इसके लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं जिसको हम टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और उसके लिए टेबल भी अलग है हमारी, तो वो टी टेबल आती है। ठीक है, वो हम आपको अभी एक न्यूमेरिकल करके बताएंगे कि आपको टी टेस्ट कब सिग्निफिकेंस होगा, कैसे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है, कैसे एक्सेप्ट करनी है, और कैसे उसकी वैल्यू हमें टेबल में देखनी है। तो अभी टी टेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, अनपेयर्ड और पेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है टी टेस्ट को अप्लाई करने का। जैसा हमने बताया, हर टेस्ट के बारे में आपको उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि वो कब किस सिचुएशन में लगेगा, उसके फॉर्मूलाज पते होने चाहिए, और अगर उसका कोई टाइप है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो टी टेस्ट में टाइप हमें पता चल गए, पेयर्ड और अनपेयर्ड होते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है कि रैंडम सैंपल्स में लगता है, दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा के लिए लगता है, डेटा जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब लगेगा, और सैंपल साइज लेस देन 30 होगा तब लगता है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं अनपेयर्ड टी टेस्ट की। अनपेयर्ड का मतलब क्या है, पेयर में चीजें नहीं है, यानी इसमें जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। यानी दो ग्रुप हैं इसमें, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसमें आप खुद की मेडिसिन या अपनी एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन देते हो, और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप मतलब उसको या तो कोई स्टैंडर्ड मेडिसिन या कोई प्लेसिबो या कोई कंपैरिजन ग्रुप में रखते हो। तो आपका एक्सपेरिमेंटल और दूसरा कंट्रोल ग्रुप, जब दो ग्रुप हो उनके बीच आपको जो है डिफरेंस चेक करना है। जैसे इसको आपने एक मेडिसिन, जैसे ड्रग ए दी है और इसको ड्रग बी दी है आपने कंट्रोल ग्रुप को, तो ये देने के बाद इसके रिजल्ट्स और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें क्या डिफरेंस आया, मतलब इनमें से कौन बेटर काम कर रही है, ये जानने के लिए जब आप टेस्ट अप्लाई करते हो वो हमारा अनपेयर्ड टी टेस्ट है। तो वो लगेगा कैसे, सबसे पहले हमें जो डिफरेंस है बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल वो कैलकुलेट करना होता है, स्टैंडर्ड एरर पता होना चाहिए। तो टी वैल्यू कैसे निकलती है, टी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, √1n1 प्लस 1n2, या फिर t को हम कैसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय सिग्मा 1n1 प्लस 1n2 डेल्टा, सॉरी, t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डेल्टा √1/n1 प्लस 1/n2। और अगर इसका हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो तो ये भी हमने आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो चैप्टर पढ़ा था वहां पे बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम दो ग्रुप के लिए निकालते हैं, एक ग्रुप के लिए निकालते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम दो ग्रुप की बात करते हैं तो n1 प्लस n2 माइनस 2 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले ये डिफरेंस निकालना है, स्टैंडर्ड एरर पता होना चाहिए, फिर टी वैल्यू आ जाएगी। टी वैल्यू आने के बाद आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप टेबल की जो टी वैल्यू है, मतलब यहाँ तो आपने जो कैलकुलेट किया वो पता चल जाती है आपको टी वैल्यू इतने से,
फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने चेक किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप टेबल वैल्यू चेक करते हो। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा आई है, दैट मीन्स आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा, मतलब स्टेटिस्टिकली कुछ ना कुछ डिफरेंस है वहाँ पे। और साथ ही साथ पी टेबल वाली वैल्यू से आपको जो प्रोबेबिलिटी लेवल है वो कितना है, मतलब वो 0.05 है, वो 0.01 है, या 0.001 है, वो भी वहाँ से पता चलता है। वो हम देखेंगे अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जब हम बात करें टी टेस्ट की, अगर टी टेस्ट आप इक्वल सैंपल साइज पे लगा रहे हो कि आपका सैंपल साइज इक्वल है, मतलब एक ग्रुप में 10 पर्सन है, दूसरे में भी 10 है, तब आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला अलग होगा। जब अनइक्वल सैंपल साइज होगा, जैसे कि जिनको ये हम किसकी बात करते हैं, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में गए और आपको जानना है कि नॉर्मल लेबर कितनों का हो रहा है, अब नॉर्मल लेवल कितनों का हो रहा है, तो जिनको नॉर्मल लेवल हो रहा है उनकी कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो इतने की आई, मीन जो हमने निकाला, और अब नॉर्मल जिनका वो उनकी कॉर्ड की लेंथ इतने की आई। तो अब क्या कुछ डिफरेंस है नॉर्मल अब नॉर्मल डिलीवरीज का विद रिलेशन टू द कॉर्ड? तो वो ऐसा देखने के लिए अभी नॉर्मल डिलीवरी 6 हो जाए और अब नॉर्मल 12 हो जाए, तो सैंपल वहाँ अलग अलग हो गया ना साइज। तो जहाँ पे सैंपल साइज इक्वल हो वहाँ अलग लगेगा, और जहाँ पे सैंपल साइज अनइक्वल हो वहाँ पे अलग फॉर्मूला। तो इक्वल जब सैंपल साइज है, इक्वल जब सैंपल साइज होगा, टी इज इक्वल टू, वो हमें पता ही है, x1 माइनस, मतलब x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय जो स्टैंडर्ड एरर होता है हमारा, मतलब s1 स्क्वायर प्लस n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2। और फिर हमें जो है टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू ये कंपेयर करनी होती है। फिर जब आपके पास अनइक्वल सैंपल साइज है, तब आपको कैसे निकालना है, t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय अंडर रूट आएगा फुल पूरे का n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 इंटू n2, आगे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट में n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फॉर्मूला आपको लर्न, मतलब याद ही रखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक आपने स्टडी कंडक्ट की फॉर द एंटीमेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो एक ग्रुप में आपने क्या किया, जैसे ग्रुप 1 था, ग्रुप 1 को आपने दी बिलवादिले, बिलवादिले दिया, सैंपल साइज वहाँ पे 13 था, और मीन एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग जो थे इसमें थे 8 देने के बाद, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। मीन एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग, ये सैंपल साइज, ये आपकी मेडिसिन। दूसरे ग्रुप में आपने क्या किया कि उनको एक्सट्रैक्ट दिया बिल का एक्सट्रैक्ट, मतलब ले फॉर्म में नहीं था, दूसरी कोई चीज़ थी। सैंपल साइज वहाँ पे भी 13 था, मीन एपिसोड वॉमिटिंग वहाँ पे 4 हो गए, और स्टैंडर्ड डेविएशन उनका 2 था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्टडी जो कंडक्ट की है 2 ट्रीटमेंट देने के बाद, एक ग्रुप को ये दिया, एक ग्रुप को ये, तो इनमें जो डिफरेंस है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, यानी दोनों ट्रीटमेंट में कुछ फर्क है या नहीं, या फिर उसको इंटरप्रेट करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस ही लेके चलते हैं कि दोनों ग्रुप की, यानी दोनों ग्रुप के जो ट्रीटमेंट है उनमें कोई फर्क नहीं है, यानी ए मेडिसिन इज इक्वल टू बी। अल्टरनेट मेडिसिन हो, सॉरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई कि हमारा ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। फिर हमें क्या करना होता है, जो हमारा मीन है वो निकालना, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है। जब सैंपल साइज क्या है यहाँ पे इक्वल है, याद रखना, तो उसके लिए क्या होगा, टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय s1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 और होल अंडर रूट। तो x1 कितना है हमारे पास, मीन फर्स्ट सैंपल का 1, दूसरे का 4, s1 वहाँ पे हमारा कितना 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम 9 डिवाइड बाय कितना है ये 13, प्लस ये दूसरा है हमारे पास 2, यानी 4 डिवाइड बाय 13 और पूरे का अंडर रूट।
तो इसको आप सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आती है हमारी 4। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा हमारा n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इस तरीके से हम निकालेंगे n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये कितना हुआ 13 प्लस 13 माइनस 2, तो ये 24 आया। अब हम देखेंगे टेबल के थ्रू। अब इस टेबल से जो ये आपकी जो रिसर्च की बुक है उसमें लास्ट में दी होंगी ये टेबल, तो हमारी जो टी के लिए अलग टेबल है, हमारी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 24 और हमारी टी की वैल्यू आई है 4। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 पे जाइए आप, ये रहा 24। अब आपको देखना है ये, अगर आप प्रोबेबिलिटी लेवल 0.10 रखें तो भी हमारी टी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ गए तो भी ज़्यादा है, इतने लेवल पे गए तो भी ज़्यादा है, यहाँ गए तो भी ज़्यादा है, और ये 0.001 प्रोबेबिलिटी लेवल पे 3.75 आई है। यानी इतने प्रोबेबिलिटी लेवल पर जाने पर भी आपकी वैल्यू जो टी की आई थी वो 4 आई थी, यानी ज़्यादा है। तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो टेबल वैल्यू है उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी लेवल कितने पे फिक्स हुआ 0.001 पे, यानी आपका जो P है हाईली सिग्निफिकेंट है। इट मीन्स क्या कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, यानी आपकी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें डिफरेंस है, ये आपने रिजेक्ट कर दी और इसको एक्सेप्ट करना है। तो ऐसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपको मिलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे आपने 24 आया 4 आया ये देखना है, इधर पी वैल्यू होती है तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, जैसे यहाँ पे पहले था 0.10 ऐसा था, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज करो 4 था और आपकी यहाँ पे वैल्यू जो आई कैलकुलेटेड वैल्यू थी 4 और यहाँ पे टेबल की वैल्यू है कुछ 4.9, यानी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम हो गई, तो यानी इतने लेवल पर भी आपका प्रोबेबिलिटी लेवल, तो वहाँ पे वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। प्रोबेबिलिटी लेवल चेक करना है और आपकी कैलकुलेटेड और टेबल वैल्यू चेक करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है भी या नहीं है। तो ये हमारा हो गया जो वो टी टेस्ट के बारे में। तो टी टेस्ट आपको अगर पूछा जाए कि क्या है, तो आपको इसके बारे में जो अनपेयर्ड टी टेस्ट है उसके बारे में इतना बताना है। दूसरा हमारा है पेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पेयर्ड टी टेस्ट के बारे में। पेयर्ड टी टेस्ट, पेयर का मतलब क्या है, एक पेयर में मिलती हैं आपको चीजें। ठीक है, यानी आपको इसमें एस्टिमेट करना है बिफोर और आफ्टर द ट्रायल, यानी आपके पास ग्रुप एक ही होगा, एक ही ग्रुप है, एक ही पर्सन की ऑब्जर्वेशन को आपने बिफोर द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑब्जर्व करना है, यानी एक ही पर्सन की ऑब्जर्वेशन पेयर में मिल रही है, तो पेयर टी टेस्ट है। ये जरूर याद रखना है, एक ग्रुप हो तो पेयर्ड लगता है और जब आपके पास 2 ग्रुप हो तो अनपेयर्ड टी टेस्ट लगता है। ठीक है, जो इसमें आपको डेटा अवेलेबल होगा वो डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक ही पर्सन का है ना, तो बिफोर ट्रीटमेंट यानी जब आपने कोई एक्सपोजर नहीं दिया और एक्सपोजर देने के बाद क्या चेंज आया, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे आपने एक चीज दी उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, तो इस तरीके का डेटा आपको पेयर में मिलेगा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करते हो, टी इज इक्वल टू डी बार डिवाइड बाय एस डी डिवाइड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, डी मतलब मीन ऑफ डिफरेंस, यानी BT80 जो डिफरेंस आया है उसका मीन, एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने पेयर है ऑब्जर्वेशन के आपके पास। पेयर टी टेस्ट के यूजेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। एक्चुअली जब कोई आपको एग्जाम देते हो, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन आता है जहाँ पे पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहाँ पे वो टेबल देना, उसी के हिसाब से वैल्यू निकलती है, स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पता चलती है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उस तरीके का नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि टी टेस्ट जो पेयर्ड है वो कब अप्लाई होगा, तो वो पता होने चाहिए। जब आपको स्टडी करना है टू स्टडी द रोल ऑफ अ फैक्टर और अ कॉज व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर मेड बिफोर एंड आफ्टर, ये हमने बता दिया। आपको कोई
कॉज को जानना है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है बिफोर आफ्टर और बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। जैसे आपने एक ड्रग का रोल जानना है टू ऑन द ब्लड प्रेशर पे वो कैसे इफेक्ट कर रही है, तो आपको पेयर टी टेस्ट लगाना पड़ेगा वहां पे जब एक ही ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ टू ड्रग इन अ गिवन सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल आपके पास है, सपोज ये ए इंडिविजुअल है जिसको आपने पहले ये मेडिसिन दी है और ये मेडिसिन देने के बाद जो भी वैल्यूज आई वो आपने डिनोट कर ली, फिर आपने इसको इंजेक्शन की फॉर्म में कोई दूसरी मेडिसिन दी है, वो देने के बाद आपने जो भी वैल्यूज आई उनको कैलकुलेट करा, तो ये एक ही पर्सन की ऑब्जर्वेशन है ना, तो उसके लिए भी पेयर टी टेस्ट लगेगा। दूसरा, टू स्टडी द कंपैरेटिव एक्यूरेसी ऑफ टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी आपने सपोज ऐसा किया कि एक को हमने डिजिटल स्पेग्मोमेनोमीटर से चेक किया, एक को जो है वो जो मर्क्यूरी वाला है उससे चेक कर रहे हो, तो उनमें कैसे एक्यूरेसी मतलब कैसे चेंज होता है बीपी मेजर करने में, कोई डिफरेंस है या नहीं, तभी भी वहां पे पेयर लगे क्योंकि वो एक ही पर्सन की ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ टू डिफरेंट लेबोरेटरी टेक्निक, जैसे कि अगर HB आप अगर एस्टिमेट करते हो टालक्विस्ट मेथड से या फिर साहलीज मेथड से, तो दो लैब मेथड एक ही टेस्ट के लिए कैसे डिफरेंस आएगा उसके लिए भी, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए भी, या फिर आपने दो ड्रग कंडक्ट किए हैं, दो ड्रग को कंपेयर करो लेकिन एक ही इंडिविजुअल में, या फिर एक इंडिविजुअल का BT-AT देख रहे हो एक ही मेडिसिन का, तभी भी आप वहां पे टी टेस्ट अप्लाई करोगे, वो भी पेयर्ड। और टू कंपेयर द ऑब्जर्वेशन मेड एट डिफरेंट साइट ऑफ द इन द सेम बॉडी, मतलब जैसे अगर आपने जो टेम्परेचर है वो टो का किया, फिर एक्जिला का किया, या माउथ या रेक्टम को कंपेयर कर रहे हो अगर टेम्परेचर को, तो वो भी एक ही पर्सन में कर रहे हो तो वहां पे भी पेयर टी टेस्ट लगेगा, ठीक है। अब उसके लिए स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हमने क्या है, जो ईच सेट ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन है बिफोर और आफ्टर, उनका डिफरेंस यानी डी पता करना है, ठीक है। मीन ऑफ डी पता हो जाना चाहिए आपको, फिर स्टैंडर्ड डिफरेंस पता करना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पता चला, सैंपल साइज है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूं कहिए कि आपको स्टैंडर्ड एरर पता करना है, तो ये स्टैंडर्ड एरर का ही फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय √n। तो स्टैंडर्ड एरर अगर आपको दिया तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, सैंपल साइज आपके पास होता है और डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कैसे आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1, क्योंकि एक ही ग्रुप है आपके पास। फिर आपको वही कि जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो टेबल वैल्यू है उनको देखना है, कंपेयर करना है, प्रोबेबिलिटी लेवल देखना है कहाँ तक आया, अगर वो 0.05 से कम है तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू से ज्यादा हुई तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वो नहीं होता। ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं। आप इसमें ये एक टेस्ट है कि आपने 9 इंडिविजुअल लिए जिनका सिस्टोलिक बीपी चेक किया, पहले उनको ड्रग दी, पहले तो बिफोर ट्रीटमेंट चेक किया, फिर उनको इंजेक्शन दिया उनकी जो हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है उसका, और फिर उसके बाद बीपी रिकॉर्ड किया उनका, तो उनका डिफरेंस है या नहीं, मतलब वो जो ड्रग आपने इंजेक्ट की है वो बीपी को कम करती भी है या नहीं, इसके लिए आपको स्टेटिस्टिकली जानना है उस चीज़ को। तो आपके पास 9 लोग हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतनी ऑब्जर्वेशन है। बिफोर इंजेक्शन जो है वो यानी ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थी उसका इंजेक्शन देने से पहले हमने 9 लोगों का बीपी देखा, यानी बिफोर ट्रीटमेंट, और आफ्टर ट्रीटमेंट हमारा बीपी, तो इनका बीपी था 122, सिस्टोलिक बीपी की बात कर रहे हैं, इसका 121, इसका 120, फिर 115, 126, 130, 120, 125 और 128। और इंजेक्शन देने के बाद कितना रिडक्शन हुआ, तो इसका है 120, 118, 115, 110, 122, 130, 116, 124 और 125। अगर आप इस डेटा को देखो तो आपको कैसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो फर्क आया ही है ना, ये सब चीजें कम हुई है, सिर्फ यही था जिसके इतना ही रह गया, बाकी सब कम आया, लेकिन हमें स्टेटिस्टिकली प्रूव करना है, तो ये हमारे पास उन्होंने इतना ही डेटा दिया, तो हमें क्या करना है, पहले डिफरेंस जानना है, डी जानना है, मतलब x1 माइनस x2 जानना है हमें। तो इनको डिफरेंस करो तो कितना आएगा, 2 3
5 5 4 0 4 1 3 और जो समीशन ऑफ डी निकालोगे आप वो 27 आएगा। अब हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड हम डेविएशन ही निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमें डी का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो डी का स्क्वायर कितना आएगा? 4 9 25 25 16 0 16 1 और 9। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर करोगे तो आपके पास 105 आता है। ठीक है, समीशन मतलब क्या, जो डी स्क्वायर की इतनी वैल्यूज आई हैं इन सबको ऐड करके हमारे पास 105 आएगा। और यहाँ पे माइनस करना है, मतलब ये जो बीटी जो बिफोर ट्रीटमेंट हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ये हमने किस में से, जो आफ्टर ट्रीटमेंट है उसमें से माइनस किया। तो बीटी -80 किया, इनको माइनस किया तो ये वैल्यूज आई हैं। और ये जो वैल्यूज आई इन सबको हमने प्लस किया, मतलब समीशन डी निकाला तो वो 27 आया। अब हम जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे इनका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर माइनस समीशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर रूट एन माइनस 1, सॉरी डिवाइड बाय एन माइनस 1 और ये होल अंडर रूट। तो इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। समीशन डी स्क्वायर हमारा 105 है, समीशन डी हमारा 27 है, फिर उसका स्क्वायर करना है। एन हमें पता है हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है और ये 9 - 1 हम करेंगे। तो इस तरीके से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमारा आप कैलकुलेट करेंगे इसमें तो 1.73 आएगा। और जब आप स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे तो वहाँ पे आएगा 0.58, मतलब एस डी डिवाइड बाई अंडर रूट एन करके जब आप निकालोगे तो 0.58 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या है? n-1, तो n हमारे पास 9 है, 9 - 1 कितना हुआ? 8। t की वैल्यू आपको निकालनी है, t इज इक्वल टू जो हमारा डिफरेंस आया है डेट इज डिवाइडेड बाय समीशन स्टैंडर्ड एरर। t की वैल्यू या डिफरेंस हमारा जो ये वैल्यू आई थी वो कितनी है? ये d का जो हमारा बार है वो है हमारा 3। d का बार मतलब कैसे निकलेगा? d बार इज इक्वल टू यहाँ पे समीशन d डिवाइड बाय n। समीशन d हमारे पास है 27 और n है हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 9 है, तो d बार हमारा 3 आया। 3 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर आया था 0.58, तो t की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 5.17 इस तरीके से आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका 8, तो हम उसी टेबल में जाते हैं वापस से। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका है 8 और आपकी जो t की वैल्यू है वो 5.17 है। तो t की वैल्यू यहाँ देखनी है, इससे भी ज़्यादा, मतलब इस लेवल पे भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा हो गया क्योंकि ये 2.31 है, ये 2.90 है, 3.36 है और 5.0, यानी p के इतनी वैल्यू तक भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रही है। मतलब 8 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा तो 5.04, यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी 5.17, तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो t कैलकुलेटेड जो है वो बड़ा है t टेबल वैल्यू से, और प्रोबेबिलिटी लेवल कितना 0.001 तक भी बड़ा आ रहा है। दैट मीन्स हाईली सिग्निफिकेंट है, यानी ये जो ड्रग काम की है इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आया है, यानी ये सिस्टोलिक बीपी को कम करने के लिए अच्छी ड्रग है, यानी ये इसका जो कुछ तो इम्पैक्ट है। तो ये हमें डिफरेंस कहाँ से पता चला? टी टेस्ट से। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो आपको अगर सपोज एमडी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो टी टेस्ट सबसे, हर किसी टेस्ट के लिए आपको पहली बात उसकी अगर कोई हिस्ट्री दी है कि उसको किसने डिस्कवर किया है, किसने पहली बार यूज़ किया है, उसका नाम ऐसा क्यों है, कोई फुल फॉर्म है तो वो पता होनी चाहिए। दूसरा, किन किन कंडीशंस में वो लगेगा, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वांटिटेटिव है, सैम्पल साइज कितना, कब किस कंडीशन में वो लगता है वो पता होना चाहिए, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर जैसे टी की हम बात करें, पेयर्ड और अनपेयर्ड होता है, तो पेयर्ड में क्या फॉर्मूला है, अनपेयर्ड का क्या फॉर्मूला है। ऐसे जेड टेस्ट है तो 1 टेल्ड है, 2 टेल्ड है, एक सैंपल के लिए लग रहा है, 2 सैंपल के लिए लग रहा है, क्वांटिटेटिव के लिए लग रहा है कि क्वालिटेटिव के लिए लग रहा है। तो उसके अलग अलग फॉर्मूला जो थे वो आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एमडी जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें आपको ये टेस्ट करके, मतलब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है, इस तरीके से आपको देंगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन वाला वहाँ आ सकता है। जब आप बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे,
तो वहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसा पूछते हैं कि टी टेस्ट कहाँ पे अप्लाई होगा या फिर पेयर्ड किस कंडीशन में लगा। आपको एक कंडीशन देंगे कि एक सर्वे हमने किया या एक टेस्ट ऐसे वो किया है, मतलब क्लिनिकल टेस्ट ऐसे किया और हमें ड्रग की एफिकेसी जाननी है बिफोर और आफ्टर द ट्रीटमेंट, एक ही ग्रुप था, तो कौन सा टेस्ट यहाँ से अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस पता होने चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा टेस्ट लगता है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो ये हमारा टॉपिक हो गया टी टेस्ट, दैट इज पेयर्ड और अनपेयर्ड। थैंक यू।